हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आशा करता हूं फ्रेंड्स आप सभी कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर हम आज आपके सामने लेकर उपस्थित हैं डेली का डोज 20 मई के नाम से आज ही के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो आप डेली तैयार कर रहे हो, जो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्य को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है दिल्ली से रिलेटेड, जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कोविड-19 से सफ़र करने वाले, खोने वाले हर परिवार के लिए मुआवजे राशि की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है हमारे देश की। तो इसमें सभी राज्य सरकार तरह तरह से विभिन्न घोषणाएं करके जिसकी जितनी क्षमता है, जो जिस स्तर तक अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग घोषणाएं करके उनको मुआवजा दे के, उनको सहायता राशि दे के। तो इसी कड़ी में ये पहला प्रश्न है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 से अगर किसी भी परिवार के सदस्य को अगर कोई खो देता है तो उसे मुआवजे के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है 50,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 40,000 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 30,000 रुपये और चौथा ऑप्शन है 20,000 रुपये। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब है 50,000 रुपये, जो अरविंद केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसी भी परिवार के अगर वो किसी अपने को खोते हैं तो उनको ये मुआवजे के रूप में ये राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 50,000 रुपये की मुआवजे की घोषणा की गई है। ये क्वेश्चन जो है वो एक स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, जो विभिन्न पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या स्टेट से रिलेटेड अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा, इस 50,000 रुपये के अलावा प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी, जो अपने किसी भी सदस्य को खो चुके हैं इस महामारी के कारण। ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन बच्चों को जो 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो अपने माता पिता के मौत के बाद बेसहारा हो गए, अनाथ हो गए, तो उन्हें ये प्रोत्साहन राशि के रूप में, एक सहायता राशि के रूप में दी जाएगी। और इस रुपये जब वो 25 वर्ष की आयु को अटेन कर लेंगे, जब वो 25 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाएगी, तब उन्हें ये राशि उपलब्ध कराई जाएगी और उन्हें मुफ्त शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। तो एक बहुत ही बड़ा घोषणा है किसी स्टेट की तरफ से, जो ये न्यूज आ रहा है दिल्ली के तरफ से, जो अरविंद केजरीवाल ने ये अभी ऐलान किया है, घोषणा किया है। तो सभी लोग, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि अभी जो महामारी का दौर चल रहा है काफ़ी विकट परिस्थिति है। इसमें अगर इस मुश्किल दौर में जब सभी घरों में रहने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि अगर इस महामारी से हमें लड़ना है तो इसके लिए, इसके चेन को हमें ब्रेक करना है। तो इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से परस्पर संपर्क में आने से बचें, जिससे इसका संक्रमण दर हो वो कम हो और इस बीमारी से जो लड़ाई हमने छेड़ रखी है उस पर जीत दर्ज की जा सके। तो इसके लिए इस विकट परिस्थिति में विभिन्न राज्य अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आ रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ये वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण योजना के तहत पूर्व एशियाई स्वर्ण पदक विजेता जोसेफ जेम्स के लिए कितने रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, खेल मंत्रालय से, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे हमारे देश के, जो आरएसएस के काफ़ी अग्रणी नेताओं में उनकी गिनती हुआ करती थी, जो बीजेपी से संबंधित थे। ठीक है, तो इनके नाम पे जो योजना चली आ रही है, तो इसमें एक जोसेफ जेम्स नाम के स्पोर्ट्स पर्सन है,
जो एशियाई स्वर्ण पदक विजेता भी हैं उनको सहायता के रूप में कितनी राशि देने की घोषणा की गई है इस योजना के तहत। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, पहला है 3,50,000 रुपये, दूसरा है 1,50,000 रुपये, तीसरा है 5,50,000 रुपये और चौथा है 2,50,000 रुपये। तो इस योजना के तहत इन्हें 2,50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको इस योजना का नाम याद रखना है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित की जाती है और इससे लाभान्वित होने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका नाम है जोसेफ जेम्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्पोर्ट्स कैटेगरी का ये क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रकार के। अगर हम जोसेफ जेम्स के करियर की बात करें तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग में 2006 के एशियाई खेलों में और 2008 में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे तीसरा प्रश्न, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं, हम पहले भी जब भी किसी दिवस से रिलेटेड जो डेज पे इम्पोर्टेंट डेज पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको जब हम डिस्कशन करते हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये होता है कि उस पार्टिकुलर डे का जो विषय है उसके प्रति एक जन जागृति लाई जाए, एक सचेतता हमारे जो समाज में एक विश्व स्तर पे लाई जाए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के लिए। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके सामने वो आपकी स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है 12 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 18 मई, तीसरा ऑप्शन है 25 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 30 जनवरी। तो फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है उसका सही आंसर है 18 मई। आपको ये याद रखना है कि 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डेज से रिलेटेड है, जिसमें आप जैसे वनडे एग्जाम देते हो या पीसीएस एग्जाम्स देते हो तो उसमें इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और ये हर साल 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। और इसके पीछे क्या उद्देश्य है, तो एचआईवी वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर इसका जो मकसद है वो एचआईवी संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए जो जन जागरूकता है उसे बढ़ाई जाए। और अगर हम बात करें कि पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था तो ये 18 मई 1998 को मनाया गया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसे आप एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस एचआईवी एड्स के नाम से जानते हो। एड्स का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बता दूं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है जो अभी एक लाइलाज बीमारी है और इसके प्रति जनता में लोगों में विश्व स्तर पे एक जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। डेट की 18 मई को हम मनाते हैं किस दिवस के रूप में, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझते चलिए क्वेश्चंस को और जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट डाउन भी करते चलेंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री व भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के बाद 18 मई 2021 को जम्मू में निधन हो गया। तो ये फ्रेंड्स एक पॉलिटिकल सेक्टर से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो पॉलिटी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो पीसीएस एग्जाम्स हो, यूपीएससी की तैयारी अगर आप करते हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी आप करते हो तो उसमें ये एक पॉलिटिशियन है जिनके डेथ की बात की जा रही है, जो एक लंबी बीमारी की वजह से जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन है राजीव सातव, दूसरा ऑप्शन है रवनीत सिंह बिट्टू, तीसरा ऑप्शन है उदित राज और चौथा ऑप्शन है चमन लाल गुप्ता। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सोल्व करें तो एक एक्सक्लूजन मेथड पे भी आप ज़रूर गौर करें। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो जो जो ऑप्शंस और दे रखे हैं उनके बारे में अगर आप पता है तो इस तरह से आप एक्सक्लूजन करोगे, जो उसमें ऑडमैन है वो उसे आउट करोगे, तब आपको सही आंसर प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम बात करें राजीव सातव की तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो बिलोंग करते हैं। अगर हम रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो इनका भी जो नाता है वो कांग्रेस से है। उदित राज की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। तो यहाँ पे बचते हैं चमन लाल गुप्ता। तो जाहिर सी बात है कि चमन लाल गुप्ता आपका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया है कि ये भाजपा के वरिष्ठ नेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड और एक पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर ये प्रश्न बनाया जाता है। कभी कभी देखोगे आप वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपको नाम याद रखना है, चमन लाल गुप्ता, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे और काफ़ी लंबी बीमारी से ये ग्रसित थे, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। वे पहली बार साल 1972 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने और वे 2008 से 14 तक विधानसभा के सदस्य चुने गए और ये 2 बार जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। तो इनका कद काफ़ी बड़ा था जम्मू कश्मीर रीजन में, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 5वां प्रश्न, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, इसके अनुसार 2009-10 और 2020-21 के मध्य पूरे भारत में ट्रेनों की चपेट में आने से कुल कितने हाथियों की मौत हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है ये पर्यावरण से संबंधित, जलवायु परिवर्तन, जलवायु से संबंधित, जिसमें ये जो आपके बायोडाइवर्सिटी पार्क आते हैं या जो जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि हम यहाँ पे एक वन मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है जो 2009-10 से लेकर तकरीबन 11-12 साल का ये एक रिपोर्ट तैयार किया गया है। एक आंकड़ा पे आधारित ये क्वेश्चन है कि ट्रेनों के चपेट में आने से कितने हाथियों की मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इस तरह अगर हम देखने को मिलता है, आप बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में देखते भी होंगे कि ट्रेन की चपेट में कभी हाथी आ गए या और भी जो वन्य जीव हैं वो आ जाते हैं। तो वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ होते हैं और भूलवश जब इनका जैसे काफिला चलता है, अगर हम हाथियों की बात करें तो हाथी झुंड में विचरण करते हैं, तो इनका एक 20, 25, 30 की संख्या में झुंड में ये किसी ट्रेन की पटरी को पार कर रहे हैं या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये मूव करते हैं। तो उसमें भूलवश जब ये ट्रेन की पटरी की तरफ चले जाते हैं तो ये आने वाले खतरे से अनभिज्ञ होते हैं और इनकी ट्रेनों की चपेट में आने से मौत हो जाती है। तो ये संख्या कितनी थी, ये जो पिछले 11-12 साल का डेटा जो है, तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 200, दूसरा है 125, तीसरा है 186 और चौथा है 120। तो इसमें जो सही आंसर है, जो डाटा प्रस्तुत किया गया है, वो है 186, 186 हाथी जो पिछले 11-12 सालों में ट्रेनों के चपेट में आने से जिनका दर्दनाक मौत हो चुका है। और इसमें अगर हम बात करें स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक संख्या में हाथी ट्रेन की पटरियों के चपेट में आए हैं, तो पहला स्थान असम का आता है जहां पे 62 हाथियों की मौत हुई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है जहां पे 57 हाथियों की मौत हुई है। और तीसरा स्थान है उड़ीसा का जहां 27 हाथियों का दर्दनाक रूप से मौत हुआ है। तो ये रेल दुर्घटनाओं से होने वाले हाथियों के मौत के रोकने के लिए रेल मंत्रालय के बीच एक अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया गया है, जो ये सुनिश्चित करे कि आने वाले दिनों में इस तरह के खतरों से निपटा जा सके। तो फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है जो आपको पर्यावरण से संबंधित है, जो जैव विविधता से संबंधित है, ठीक है, जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे छठा प्रश्न, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अभी हमारा देश एक काफ़ी भयावह स्थिति से गुजर रहा है और एक कोरोना महामारी जो है ये सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है हमारे सामने और हम इससे जीवन मृत्यु के लिए लड़ रहे हैं इसके सामने, और ये जंग हमारी जारी है। तो इस दौरान हमने काफ़ी लोगों को खोया है, अपनों को खोया है, इस देश के विभूतियों को खोया है। तो इसी कड़ी में एक भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जिनका अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनका कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह जडेजा, दूसरा ऑप्शन है आरपी सिंह, तीसरा ऑप्शन है जवागल श्रीनाथ और चौथा ऑप्शन है वेंकटेश प्रसाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है आपका, वो है राजेंद्र सिंह जडेजा, जो भारत के पूर्व तेज गेंदबाज थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है कोरोना संक्रमण की वजह से। जडेजा की अगर उपलब्धियों, अगर कैरियर की बात करें हम, तो राजेंद्र सिंह जडेजा जो हैं ये बीसीसीआई के रेफरी भी रह चुके हैं। ये दाएं हाथ के एक उत्कृष्ट गेंदबाज थे, इसके अलावा एक अच्छे ऑलराउंडर भी थे। इन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 11 लिस्ट ए मैचों में क्रमशः 134 रन बनाए और 14 विकेट लिए, ठीक है। और ये दोनों प्रारूपों में कम से कम 1500
से अधिक रन इन्होंने बनाए। तो इस तरह से हमने एक काफ़ी प्रभावशाली, काफ़ी ही एक उम्दा खिलाड़ी को खो दिया है कोरोना महामारी की वजह से, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह जडेजा। ये आपको याद रखना है। ये स्पोर्ट्स सेक्शन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में जारी लॉकडाउन को कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना सरकार की, तेलंगाना राज्य की। तो आप सबको पता होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी जो हाल ही में है के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे तेलंगाना सरकार के जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी घोषणाएं होंगी, वो उनसे संबंधित होंगी। सॉरी। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तेलंगाना सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में लॉकडाउन की जो अवधि है उसे और आगे कब तक बढ़ाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है 10 जून, दूसरा ऑप्शन है 30 मई, तीसरा ऑप्शन है 25 जुलाई और चौथा ऑप्शन है 15 मई। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दूं, वो है 30 मई। जैसे आपको पता होगा कि इस महामारी के दौर से जब ये हमारा पूरा देश गुजर रहा है, तो पहले इसमें एक जो भी लॉकडाउन की स्थिति बनती थी, ठीक है, या लॉकडाउन करने का जो डिसीजन लिया जाता था वो नेशन वाइड लिया जाता था, जैसा कि हम पिछले साल देखे जब फर्स्ट वेव में हमने देखा था। तो ये जो लॉकडाउन की स्थिति की जो घोषणा की जाती थी ये राष्ट्रीय स्तर पर की जाती थी, लेकिन बाद में देखा गया कि सभी राज्यों के अपने अलग अलग उपयोगिता है, अलग अलग उत्तरदायित्व है, अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग परिवेश हैं। तो इसमें फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये बात लॉकडाउन की जो है वो सभी राज्यों को स्वतंत्रता दे दी गई कि वो अपने हिसाब से लॉकडाउन की अवधि को घटाएं और बढ़ाएं। तो इसी कड़ी में तेलंगाना सरकार ने ये लॉकडाउन की जो अवधि है कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, तो उसे इन्होंने बढ़ाकर 30 मई तक कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये स्टेट स्पेशल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। 8वां प्रश्न क्या है, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना, इसका नाम आप याद रखेंगे, इस गैस परियोजना का नाम है फरजाद बी गैस परियोजना। ये किस देश से संबंधित है, ईरान से संबंधित है। इस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया है ईरान ने हाल ही में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपके स्क्रीन पे नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत और चौथा है चीन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें जो सही आंसर है वो है भारत। ईरान ने हाल ही में भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप ईरान की बात करें और हम ईरान की बात करते हैं, इराक की बात करते हैं और इसके कोरिया की बात करते हैं, तो ये जो देश हैं इनका जो विश्व स्तर पे जो छवि है वो काफ़ी नकारात्मक है। इन्हें हम शैतान की धुरी के रूप में जानते हैं, एक्सिस ऑफ इविल्स के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ये जिस गैस परियोजना की हम जो बात कर रहे हैं पर्सियन गल्फ में मौजूद है फरजाद बी गैस फील्ड, जो फरजाद बी गैस परियोजना के नाम से था, ये इस परियोजना से भारत को अलग थलग कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें, विश्व में जो राजनीतिक स्तर पे जो हलचल होती हैं उनकी बात करें, तो अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और ईरान क्या किया, वो चीन से अपनी दोस्ती बढ़ाने लगा। ठीक है, और चीन से दोस्ती बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस देश की नज़दीकी चीन से होती है उससे वो हमारे प्रति एक दुश्मनी का भाव ले लेता है और वो हमें अपना दुश्मन समझने लगता है। ठीक है, वो हमें अपना एक निगेटिव लेवल पे राइवल समझने लगता है और वो हमारे हितों के नुकसान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और हमारे हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इस गैस परियोजना से ये जो भारत के हाथ से निकल चुका है। और एक आपको ये बात बता दूं कि ईरान के इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका, ठीक है, जो पहले किसको दिया गया था, ये जो गैस फील्ड है इसकी खोज भारत के ONGC विदेश लिमिटेड ने की थी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो विदेशों में भी इसका प्रसार है, गैस
ONGC के नाम से आप जानते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, जिसकी एक्टिविटी विदेशों में भी देखी जाती है। तो इस गैस फील्ड की जो खोज की गई थी, फरजाद बी गैस फील्ड की, वो ONGC के द्वारा की गई थी। और अभी जो घटनाक्रम में बदलाव आया है वैश्विक लेवल पे, तो ईरान चीन के प्रभाव में आ गया है और वो इस परियोजना से भारत को अलग थलग कर दिया गया है, ठीक है। और इसे उसने एक अपनी देश के ही स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स ग्रुप को दे दिया है इसे डेवलप करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है, जो कि एक बदले की भावना से प्रेरित है, ठीक है, क्योंकि ये वो राष्ट्र है जो शैतान की धूरी के राष्ट्र के अंतर्गत आता है, जिसमें मैंने आपको बताया ईरान है, इराक है, कोरिया है। और इस तरह के देश की सूची में अगर शामिल करें तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, जो हमारे हितों की लगातार अनदेखी करता है और हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये फरजाद बी गैस परियोजना जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, जिससे भारत को अलग थलग कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये PCS एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और वनडे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्नलिखित में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन PFF को सस्पेंड कर दिया है? देखिए, फुटबॉल को विश्व स्तर पे जो संस्था संचालित करती है, फुटबॉल खेलों से जो रिलेटेड ये संस्था है, फुटबॉल गेम्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्रिकेट में हम ICC को मानते हैं, वैसे ही फुटबॉल में जो सर्वोच्च संस्था जो फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को पूरे विश्व भर में संचालित करती है, तो उसका नाम है फीफा, ठीक है। तो फीफा अभी हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है, ये हमारा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है रूस, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है वो है पाकिस्तान। हाल ही में फीफा ने पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को मान्यता समाप्त कर दिया है, उसे सस्पेंड कर दिया है, उसकी दावेदारी को। और अगर इसके पीछे के घटनाक्रम की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखा गया है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले जो हैं, जो इसमें तीसरे पक्ष की दखलंदाजी के नाम से जो मामला सामने आया है। जैसे कि फीफा जो भी नियम और जो भी उसके गाइडलाइंस हैं, वो किसी देश के प्रति दो लोगों के बीच ही ये संचालित होती है, आदान प्रदान होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन पाकिस्तान में हमेशा देखा जाता है कि एक आंतरिक रूप से, जैसे कि वहाँ पे आप देखोगे तो राजनीतिक रूप से काफ़ी उथल पुथल होते हैं। कब सेना सरकार पे अपना कब्जा जमा ले, तख्ता पलट कर ले, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान का फुटबॉल फेडरेशन था, तो यहाँ देखा गया कि इसमें अंदरूनी मामले से लेकर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी देखी गई, जिससे फीफा को लगा कि ये उसके जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन है। इस वजह से तीसरे पक्ष के दखलंदाजी के कारण पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा और किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया गया है, आपको मैं इसमें और एक तथ्य जोड़ना चाहूँगा, तो वो है चाड फुटबॉल एसोसिएशन। चाड एक कंट्री है, अफ्रीकी देश है, जिसके फुटबॉल एसोसिएशन को भी फीफा ने निलंबित कर दिया है, ठीक है। अब अगर ये इस घटनाक्रम को देखें तो पाकिस्तान के तरफ इस तरह के तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से, आंतरिक कलह की वजह से, ये 4 साल में दूसरी बार उसे सस्पेंशन का सामना करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि फीफा ने हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया है, तो आपको याद रखना है PFF यानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग समझते चल रहे होंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़िए और अपने जानने वालों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, उनसे सब्सक्राइब कराइए, मैक्सिमम शेयर कीजिए कि काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और वो भी लाभान्वित हो सके। हमारा पूरा प्रयास है कि करंट अफेयर सेक्शन में आपको इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि आप डेली टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हो। और इस तरह से अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी लाओगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है?
तो फ्रेंड्स, पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये जो अभी भारत की अनुमानित विकास दर का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से लगाया जा रहा है, जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हो, IMF के नाम से सभी जानते हैं। तो ये वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विकास दर को इसने क्या किया है, अपने पहले के पूर्वानुमान जो इसने किया था उससे बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उसने बढ़ा के कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 10.5%, दूसरा ऑप्शन है 13.5%, तीसरा ऑप्शन है 15.5% और चौथा ऑप्शन है 12.5%। तो इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 12.5% यानी 12.5%, जो IMF के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है भारत के GDP का विकास दर, जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उसने अनुमान लगाया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर हम बात करें, इस तरह के जो IMF ने जनवरी माह में जो अपना एक अनुमान जो लगाया था उसमें इसने 11.5% की दर से भारत के GDP में विकास दर को इसने अनुमानित एक जो डेटा था, अपना जो इसने अनुमान व्यक्त किया था कि 11.5% की विकास दर से भारत की GDP वृद्धि करेगी, लेकिन फिर इसने पुनः संशोधन करके उसे 12.5% कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो अनुमान आप देखते हो, ये विभिन्न ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे संगठन हैं जो विश्व स्तर पर सभी देशों के बारे में अनुमान लगाती हैं, सभी देशों के GDP के बारे में अनुमान लगाते हैं कि अमुक देश का या विभिन्न देशों का GDP का विकास दर जो है वो कितना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह की और भी जो संस्थाएं हैं, तो इस श्रेणी में जैसे आपने मूडीज़ का नाम सुना होगा, क्राइसिल का नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का नाम सुना होगा। तो इस तरह की संस्थाएं प्रति वित्त वर्ष को विभिन्न देशों के प्रति अपना अनुमान व्यक्त करती है और विकास दर के प्रति अपना अनुमान एक प्रोजेक्ट करती है कि अमुक देश का जो विकास दर है वो इतना रहने का अनुमान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं कि आज जो हमने 10 प्रश्नों का संग्रह किया था वो काफ़ी उपयोगी साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा आप लोगों को। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम प्रतिदिन जो आपके लिए टॉप 10 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन लाते हैं, उसका जो समाहित करते हैं, उससे आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसी तरह बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर, जिस पे हम रोज़ टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे हम नए टॉप 10 क्वेश्चंस के साथ, टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तो आप सुरक्षित रहें, अपने घरों में ही रहें और मास्क लगाना न भूलें, बार बार अपने हाथों को धोएं, और इस बीमारी से हमें जीत सुनिश्चित करनी है। तो हमें इन सब चीज़ों को एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।